आज की इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे आप एक पता लगा सकते हो कि आप जिस कंपनी को देख रहे हो वो कंपनी अंडर वैल्यूड है या फिर नहीं है। ठीक है। तो आज की इस वीडियो मेरी एक रिक्वेस्ट है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको ये वीडियो तभी देखनी है जब आप मतलब मेंटली आप उस लेवल पे हो कि आप कुछ समझना चाहते हो। ठीक है, आप इस वीडियो को तभी देखना कृपया करके कि जब आप कुछ समझना चाहते हो, आपका दिमाग उस टाइम एक्टिव है। अगर आप लेट के देख रहे हो कमरे में या फिर आपको नींद आ रही है आप तब देख रहे हो तो प्लीज़ ऐसे टाइम पे इस वीडियो को मत देखना। इस वीडियो में मैं दिल से बहुत कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और यही सब चीज़ें शायद मेरे को अगर कोई 2 साल पहले समझा देता तो मज़ा आ जाता, बट चलो कोई बात नहीं। इस वीडियो पे व्यूज़ मेरे को पता है कुछ खास आने नहीं वाले, बट अगर ये वीडियो कोई एक बंदा भी पूरी ढंग से देख लेता है और उसको कुछ समझ में आ जाती है तो अच्छी बात है। और बस ये वीडियो एक तरीके से मैं इस वीडियो में बहुत कुछ डालने वाला हूँ और ये वीडियो अगर किसी बंदे के पास जाती है तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। ये मेरी तरफ से एक रिकमेंडेशन रहेगी, ये यही वीडियो आपके लिए। आपको मैं कुछ नहीं कह रहा, लाइक करो सब्सक्राइब करो, बस आपको ये वीडियो पूरी देखनी है ताकि आपको बहुत कुछ समझ में आ जाए। ठीक है, इस वीडियो में मैं बहुत कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ, वीडियो लंबी खींचेगी मैं पहले ही बोल रहा हूँ। और बहुत कुछ एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में मैं आपको। एक अंडर वैल्यूड कंपनी से लेकर बहुत कुछ, आपको बहुत कुछ देखना है। और देखो सब टॉपिक्स एक वीडियो में कवर नहीं हो सकते। अगर आप सोचते हो कि आप सिर्फ एक वीडियो देखोगे और आपको समझ में आने लगेगा कि मतलब कोई शेयर अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है, वो आपको मार्केट में टाइम देना पड़ेगा तभी वो चीज़ें समझ में आने लगेंगी। बट ये वीडियो के बाद आपका जो देखने का नज़रिया है वो कुछ हद तक अच्छा हो जाएगा और बेटर हो जाएगा। ठीक है, तो वो काफ़ी अच्छी बात है। ठीक है, आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आपके सामने अगर कोई 10 साल वाला एक्सपीरियंस वाला बंदा आके बैठ जाए ना और वो आपको 1 घंटे में पूरा एक्सपीरियंस नहीं दे सकता। ठीक है, जो उसके पास एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो वैसे ही मैं, मेरे पास जो एक्सपीरियंस है मैं आपको एक वीडियो में पूरी नहीं दे सकता, बट मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में मैं आपको बहुत कुछ सिखा के जाऊं। और वीडियो पूरी देखना, बस मैं आपको इतना ही बोलूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एक कंपनी है, उस कंपनी का नाम अभी कुछ टाइम पहले मेरे सामने आया था और मेरे सुनने में आई थी कि ये कंपनी अंडर वैल्यूड है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस कंपनी को ढंग से देख लेते हैं कि ये कंपनी सच में अंडर वैल्यूड है या फिर बस मैंने सुना है। तो मैंने सोचा कि इस कंपनी को मैं ढंग से एक बार मतलब अंदर तक घुसता हूँ इस कंपनी के और देखता हूँ कि अंडर वैल्यूड है या नहीं है, फिर जाके मैं इसमें अपना फंड एलोकेट करूंगा। ठीक है, अगर आप एक रिटेलर हो, नॉर्मल रिटेलर हो, आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। तो वो एक कंपनी मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस कंपनी को अच्छे से करूं और तब जाके मेरे को लगा कि ये कंपनी अंडर वैल्यूड है। क्यों लगा, क्या क्या चीजें मैंने देखी, वो आज इस वीडियो में अच्छे से बात करेंगे। ठीक है, तो एक बार मैं आपको अपनी स्क्रीन पे लेके जाऊंगा और दिखाऊंगा कि क्या क्या चीजें मैंने कैसे कैसे एनालिसिस करी। आपको बहुत मजा आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो लेट्स गो। तो एक बार हम लोग स्क्रीन पे आ गए हैं अपनी। तो कंपनी का नाम है आप देख सकते हो जैसे कि इंडिगो पेंट्स लिमिटेड। ठीक है, और ये वही वाली कंपनी है जिसके आप प्लेन वगैरह देखते हो। तो इंडिगो पेंट्स जो है ये अभी ट्रेड कर रहा है 1,075 रुपीज़ पे पर शेयर। और मार्केट कैपिटलाइजेशन है इसका, ये देखो। ये वीडियो आगे आप तभी देखना जब आपको थोड़ा बहुत पता है कि मार्केट कैप क्या होता है, पी क्या होता है, ईपीएस क्या होता है। ठीक है, और मतलब आपको थोड़ा बहुत आता है तभी आप इस वीडियो को देखना। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप ना, जैसे कि मैं पी का जिक्र करूंगा इस वीडियो में, मैं ईपीएस का जिक्र करूंगा, तो आप वो वीडियो रोक के उस एक पर्टिकुलर चीज को ना आप कॉपी में नोट डाउन करना। अगर आप मेरी वीडियो स्पेशली देख रहे हो, आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है ना, आप कॉपी पेन लेके बैठो, वीडियो देखो। आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, उस चीज को नोट डाउन कर लो, क्योंकि आप वीडियो के साथ साथ हो सकता है साथ साथ सीख सकते हो तो ठीक है कि उसको वीडियो को पॉज करो, फिर वो पहले वो टॉपिक समझो क्या है, या फिर आप पहले नोट डाउन कर लो, वीडियो को एक बार कंप्लीट देख लो। देखो मैं आपको एक बेस्ट मेथड बताता हूँ कोई भी चीज़ सीखने का। एक वीडियो देखो जीरो से एंड तक और उसमें ना टॉपिक लिख लो कि कौन कौन से टॉपिक मेरे को समझ में नहीं आए। वो टॉपिक पहले वीडियो आपने पूरी देख ली, फिर वो टॉपिक रिसर्च करो, उस टॉपिक के बारे में अच्छे से समझो, फिर वो वीडियो दोबारा देखो, तब आपको वीडियो पूरी क्लियर हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पूरी क्लियर ना हो, मैं कोशिश करूंगा पूरी क्लियर कर दूं, बट फिर भी ठीक है। ओके, तो ये मार्केट कैप है इसका 5,105 करोड़ रुपए, स्टॉक पी 35। ठीक है, और ये जो पी का पूरा जो चार्ट है ना, एक सेकेंड मैं यार एक बार वो ऑन कर देता हूँ। ठीक है, तो ये जो पी का पूरा चार्ट है
ये हम बाद में देखेंगे। अभी हम वीडियो स्टार्ट कहाँ से करेंगे मैं आपको बताता हूँ। देखो, इस कंपनी को जब मैं देख रहा था तो मैंने सबसे पहले फंडामेंटल्स चेक करे, उसके बाद टेक्निकल्स चेक करे, उसके बाद मार्केट बिहेवियर चेक किया बायर्स का इस पर्टिकुलर कंपनी को लेकर, वो चीज़ चेक करी, इंस्टीट्यूशनल बाइंग चेक करी, और फंडामेंटल्स में वो सब भी आ जाएगा, प्राइस वगैरह को लेके ना, प्रॉफिट वगैरह वो सब फंडामेंटल्स में आ जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें मैंने चेक करी, मैंने हिस्ट्री चेक करी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये हम लाइन टू लाइन चेक करेंगे। पहले फंडामेंटल्स देखेंगे, फिर टेक्निकल्स देखेंगे, हिस्ट्री देखेंगे, मार्केट बिहेवियर, बायर्स, इंस्टीट्यूशन, सब कुछ देखेंगे, ठीक है। तो फंडामेंटल्स एक बार हम लोग इसके चेक करते हैं। तो आप देखो, ये मार्केट कैप जो है इसका ये है, यानी कि ये स्मॉल कैप कंपनी है। हम नीचे जाते हैं एंड देखते हैं सीधा एक साल का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसमें मेरे को क्या देखने को मिल रहा है कि जो कंपनी की सेल्स है वो है ऑल टाइम हाई पे, ठीक है। अभी तक जो सेल्स है ऑल टाइम हाई पे है, बहुत अच्छी बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं। देखो, मैं ये टीटीएम वाला नहीं देख रहा, मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ जो 2025 की एनुअल रिपोर्ट जो आ चुकी है वहां तक देखेंगे, क्योंकि ये समझ रहे हो ना आप। तो यहाँ तक देखेंगे 2025 तक। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे थोड़ा गिरा है, वो मैं आपको बताऊंगा क्यों गिरा है, वो मैंने रिसर्च कर ली थी पहले ही। 149 करोड़ इसका आया था 2014 में, और 144 करोड़ है अभी 2025 का, ठीक है। तो जब मैं प्रॉफिट देख रहा था इसका, तो मैंने सोचा कि चलो सेल्स जो है वो ऑल टाइम हाई पे है, बहुत अच्छी बात है, बट ये प्रॉफिट मार्जिन्स क्यों गिरे हैं। ये मैंने इसको एक क्या बोलते हैं, ये मैंने एक चीज़ नोट डाउन कर ली कि ये चीज़ मेरे को चेक करनी है कि क्या कंपनी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। क्या ऐसा तो नहीं होने वाला कि कंपनी के जो प्रॉफिट हैं वो अचानक से यहाँ से डिक्लाइन होने लग जाए। देखो, हाईएस्ट प्रॉफिट आया है 2024 में 149 करोड़। अब कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि इसके बाद प्रॉफिट डिक्लाइन होने लग जाए। कंपनी का ऐसा भी होता है, बहुत सारी कंपनी ऐसी होती हैं जो डिक्लाइन होने लग जाए, तो ऐसा मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है। तो मेरे को ये चीज़ एक चेक करनी थी, वो मैं आपको चेक करके बताऊंगा कैसे क्या होता है। फिर ऊपर ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर हम देखें तो 205 करोड़, वो भी अभी तक अच्छा चल रहा है, हाईएस्ट है, माइनस में नहीं है, बहुत अच्छी बात है। कैश, नेट कैश फ्लो पॉजिटिव में है। मेन चीज़ है ऑपरेशनल एक्टिविटी से पैसा पॉजिटिव आ रहा है और अच्छा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। और ये रेशियोज़ में अभी मैं इतना नहीं घुसा था, क्योंकि जो चीज़ मेरे को देखनी थी वो देख ली थी, ये बाद में चेक करेंगे, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले देखा कि प्रॉफिट में डिक्लाइन आया है। देखो, ये कंपनी जो है इंडिगो पेंट्स, ऑब्वियसली बात है, पेंट बेचती है। पेंट का जो है रॉ मटेरियल वो आता है, मतलब पेंट बनता कैसे है, क्रूड ऑयल से बनता है। तो जो पेंट है ना, देखो क्रूड ऑयल में 2024 सितंबर के करीब से थोड़ी वो चीज़ें चल रही है कि क्रूड ऑयल का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ेगा तो इनको रॉ मटेरियल ऑफ कोर्स महंगा पड़ेगा। रॉ मटेरियल महंगा पड़ेगा तो इनको अपने मार्जिन मेंटेन करने के लिए पब्लिक को जो सेल करेंगे ये वो महंगा करेंगे, और महंगा करेंगे तो उसमें थोड़ी गड़बड़ है, ये सब चीज़ें हैं। तो उसकी वजह से इनका प्रॉफिट जो है डिक्लाइन हो चुका है। अब मैंने जहाँ तक मैंने रिसर्च करी थी वहाँ तक मैंने अपनी रिसर्च में ये चीज़ पाई। अब फिर मैंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इंडिगो पेंट्स का ही प्रॉफिट कम हुआ है। इसके पीयर कंपैरिजन करते हैं चलो जी, कि ऐसा तो नहीं है कि पूरी इंडस्ट्री में इंडिगो पेंट का ही प्रॉफिट कम हो गया और किसी का हो ही नहीं रहा है। तो मैं गया एशियन पेंट्स तो जानते ही हो गए यार आप लोग। एशियन पेंट्स पे गया, मैंने 2024 का इसका देखा, सॉरी ये क्वार्टर, अच्छा हाँ ठीक है। 2024 में इन्होंने कमाए थे 5,500 करोड़ के करीब। 2025 में इनकी डिक्लाइन आ गई, ठीक है। तो इंडस्ट्री में, पूरी इंडस्ट्री में प्रॉब्लम है, ना कि एक सिंगल कंपनी में। तो ये एक ग्रीन पॉइंट है कि इंडस्ट्री में प्रॉब्लम आती है तो इंडस्ट्री उसे खुद ठीक कर लेती है, ठीक है। अगर कंपनी में प्रॉब्लम आए तो ठीक है, मैनेजमेंट को ठीक करनी पड़ेगी, बट इंडस्ट्री में प्रॉब्लम, देखो क्रूड ऑयल ये सब का जो चीज़ें मैक्रो इकोनॉमी वाली चीज़ें हैं, और मैक्रो इकोनॉमी अपने आप को ठीक कर ही लेती है। क्रूड ऑयल का प्राइस फ्यूचर में स्टेबल हो ही जाएगा, बट इतनी सी बात के लिए स्टॉक प्राइस कितना पिटा है वो हम देखेंगे, ठीक है। अब पहले वैल्यूएशन की बात करते हैं, अभी मैं टेक्निकल्स पे गया नहीं हूं, अभी हम लोग फंडामेंटल्स ही देख रहे हैं। तो ये चीज़ देखो, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ध्यान से देखना, समझ में ना आए पीछे करके दोबारा देख लेना। मार्केट कैपिटलाइजेशन एशियन पेंट कितना डिमांड कर रहा है, 2,24,000, ठीक है। और ये प्रॉफिट बदले में कितना बना के दे रहा है, 3,710 करोड़ रुपए। ये
कितना परसेंटेज है मार्केट कैपिटलाइजेशन का प्रॉफिट, ठीक है, कितना परसेंटेज। अब चलो इस चीज को भी निकाल लेते हैं एक बार। ओके, तो हमने देखा कि ये भाई साहब कमाते हैं साल का 3,710 करोड़, मतलब लास्ट ईयर कमाया था 3,710 करोड़, डिवाइडेड बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना डिमांड कर रहे हैं, 2 लाख, एक सेकेंड, 2,24,031 सॉरी, इंटू 100, तो 1.65% आया है ये प्रॉफिट, ठीक है। 1.65% प्रॉफिट ये ऑफर कर रहे हैं शेयर होल्डर्स को इस मार्केट कैप के अगेंस्ट में, ठीक है। ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप इसका प्रॉफिट परसेंटेज, मार्केट कैपिटलाइजेशन का प्रॉफिट परसेंटेज आप एशियन पेंट का जोमेटो से कंपेयर कर रहे हो, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको इंडस्ट्री में पीयर कंपैरिजन में ही करना पड़ेगा, जो कि मैं एशियन पेंट्स और इंडिगो पेंट्स का करूंगा। तो 1.5% मेरे सामने ये नंबर आया निकल के, फिर मैं गया, मैंने खोला इंडिगो पेंट्स। इंडिगो पेंट्स मैंने देखा कि एक सेकेंड, ये तो निकल गया है। इंडिगो पेंट्स जो है वो 144 ईयरली कमा रहा है, डिवाइडेड बाय हाँ, एक सेकेंड, ओके 105, अरे यार ये पूरा ही कट गया क्या, 144 डिवाइडेड बाय इंटू, अब देखो ये जो आपके सामने नंबर आया है 2.82%, वहाँ पे हमने कितना देखा 1.65, यहाँ पे हम देख रहे हैं 2.82%, ठीक है। तो अगर हम दोनों को सेम कंपेयर करें कि वैल्यू कितनी होनी चाहिए पीयर कंपैरिजन के हिसाब से, हम अलग अलग चीज़ के हिसाब से वैल्यू देखेंगे। अभी हम पीयर कंपैरिजन के हिसाब से देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है इंडिगो पेंट्स, ये इस मार्केट कैपिटलाइजेशन पे 2.82% प्रॉफिट ऑफर कर रहा है। एशियन पेंट जो है वो 1.65% ऑफर कर रही है। अगर मैं दोनों को ऑफर सेम कर दूं तो इंडिगो पेंट्स की कैपिटलाइजेशन कितनी होनी चाहिए, अब वो देखते हैं। चलो वो चीज़ मैंने निकाल ली थी, वो आएगा लगभग 9,000 करोड़, ठीक है। अब मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ एक बार, 144 डिवाइडेड बाय 9,000 इंटू 100, 1.6 ऑलमोस्ट, ठीक है। तो अगर हम इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन जादू से 9,000 करोड़ कर देते हैं तो कहीं ना कहीं जो प्रॉफिट ये हमें ऑफर कर रहा है वो होगा 1.6%। एशियन पेंट जो प्रॉफिट ऑफर कर रहा है वो भी ऑलमोस्ट 1.6% है, तो दोनों मैच कर जाएंगे इंडस्ट्री में। तो इसकी क्या 9,000 करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन है? नहीं है। कितनी कम है? बहुत कम है। लगभग लगभग ये डबल कर जाएगा, ठीक है। 10,000 करोड़ पे ये डबल कर जाएगा यहाँ से, अगर हम उतनी पे पहुंच जाते हैं तो उस हिसाब से तो ये बहुत नीचे है, ठीक है। इंडस्ट्री में हमने इतनी चीज देख ली, पर क्या हम इसके बेस पे डिसाइड करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। ये एक चीज है जो हमने निकाल के देखी इंडस्ट्री के हिसाब से, बट चलिए कोई बात नहीं। अब इसका जो प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है यहाँ पे, ये कितना परसेंट हुआ है, एक बार हम वो भी निकाल लेते हैं। चलिए जी वो भी निकालेंगे। 149 करोड़ माइनस 144, ओके, तो 5 करोड़ डिवाइडेड बाय 149 इंटू 100, तो 3.35, यहाँ पे मैंने कैलकुलेट कर लिया है कैलकुलेटर पे, 3.35% से इनका जो प्रॉफिट है वो ड्रॉप हुआ है। बट अगर मैं यहाँ पे इनका ड्रॉप चेक करूँ कि इनका प्रॉफिट का कितना ड्रॉप हुआ है, तो ये 35% के अप्रोक्स आया था, मैंने निकाला था। मैं दोबारा निकाल लेता हूँ। 3710 माइनस 558 डिवाइडेड बाय 558 इंटू 100, 33% नेगेटिव। अगर आपको, मेरे को नहीं पता आपको दिखेगा या नहीं, बट 33% नेगेटिव में इनका आ चुका है। अब आप एक चीज़ बोलोगे कि एशियन पेंट का जो मार्केट है ना वो बहुत बड़ा है, तो सीधी सी बात है जब डिक्लाइन आएगा इंडस्ट्री में तो एशियन पेंट का बड़ा ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है, फेयर इनफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट देखो जब मार्केट स्टेबल होगी ना तो इंडिगो पेंट्स के पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है मार्केट ज़्यादा कैप्चर करने की, प्रॉफिट बढ़ाने की।
एशियन पेंट भी वहाँ पे कोशिश करेगा कि प्रॉफिट वहीं पे लेके जाऊं, बट इंडिगो पेंट्स के पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है एज कम्पेयर टू, उसने 5 ही करोड़ का तो ड्रॉप किया है, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक प्लस पॉइंट आया मेरे पास, कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है। ओके, अब यहाँ पे मैं आता हूँ, ये रेशियोज वगैरह में नहीं जाएंगे इतना, शेयर होल्डिंग पैटर्न बाद में डिस्कस करेंगे, याद रखेंगे। अब आते हैं पी पे। ठीक है, तो देखो मीडियम पी इसकी है 52। ठीक है, मीडियम पी जो ये कंपनी ऑफर करती है जब मार्केट ठीक स्टेबल रहती है। अभी मार्केट देखो, मेरे को नहीं पता, हो सकता है आप वीडियो बहुत बाद में देख रहे हो, तो एक बार वीडियो की डेट चेक करो। ठीक है, मेरे को नहीं पता ये कब डलेगी, हो सकता है मैं कल ही डाल दूं या परसों डाल दूं, बट अभी के टाइम पे क्या चल रहा है, मार्केट में प्रॉब्लम चल रही है, एफआईएस जो है वो कॉन्टिन्यूसली सेलिंग कर रहे हैं, और मार्केट में जेनवनली प्रॉब्लम चल रही है। मैं आपको टेक्निकल जब देखेंगे, जब चार्ट वार्ट खोल के दिखाऊंगा। और जब मार्केट में प्रॉब्लम चलती है तो कंपनियां पिटती हैं, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, शेयर प्राइस नीचे जाना ही जाना है। चाहे कंपनी कितनी भी अच्छी हो, चाहे कंपनी कितनी भी बेकार हो, दोनों का शेयर प्राइस नीचे जाएगा। तो ये ऑन एन एवरेज जब मार्केट सही रहती है, देखो ये यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये वाला जो जोन हमने ड्रॉ किया है, ये है जब मार्केट कहीं ना कहीं अ, मतलब नॉर्मल रहती है। ठीक है, तब ये पी पे आता है 52। बट अभी ये हमें पी क्या ऑफर कर रहा है, अभी ये हमें पी ऑफर कर रहा है 35.5। ये बहुत ज़्यादा कम है। अब आप एक चीज़ सोचो, 7 नवंबर 2024 में ये 29 29 ईपीएस है ना, अच्छा ये तो ओके 55 पी दे रहा था। ठीक है, अगर एक सेकंड में नाम देख लेता हूँ, 1 नवंबर, ओके 1 नवंबर को हमें 55 पी ऑफर कर रहा था। प्राइस में जाता हूँ, 1 नवंबर को कहाँ है, 1 नवंबर को इसका प्राइस था 1,600 रुपये के करीब, जो कि अभी 1,000 कितना चल रहा है, 75 के आसपास चल रहा है, मैंने आपको दिखाया था। तो आप एक चीज़ सोचो कि 1,000 रुपये का जो शेयर है वो 1,600 चला जाता है, तो 60% तो यहाँ बढ़ गया। मार्केट क्या कह रहा है मीडियम पी के हिसाब से, कि जब मार्केट स्टेबल होती है तो इसका शेयर प्राइस 1,600 रहता है। ये हमने पी देखा। हमने अभी तक क्या देखा फंडामेंटल्स में, हमने पहले तो प्रॉफिट का कंपैरिजन किया एशियन पेंट से। वो क्या कहता है कि इसकी कंपनी का तो जी प्रॉफिट के हिसाब से 9,000 करोड़ मार्केट कैप होना चाहिए। अगर हम प्रॉफिट का मैच करें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से अगर आपको सेम रखना है, तो या तो एशियन पेंट का मार्केट कैप नीचे लाओ, ठीक है, जो कि मेरे को लगता नहीं अब आएगा, क्योंकि जितनी पिटाई होनी थी मार्केट की हो गई। तो अब इंडिगो को ऊपर जाना पड़ेगा। इन्वेस्टर्स इसमें मेरे हिसाब से इंटरेस्ट दिखाएंगे। अब इन्वेस्टर इसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे या नहीं, वो हम हिस्ट्री से चेक कर लेंगे। मार्केट के पास सब कुछ है, अगर आप मेहनती हो, अगर आप हार्ड वर्किंग वाले पर्सनैलिटी के आदमी हो, तो आप हर चीज़ चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। पी पी हमें ये शो कर रहा है कि यार इसका तो कम से कम 1,600 प्राइस होना चाहिए मीडियम, जब मार्केट ठीक होगी तो 1,600 प्राइस ऑफर करेगा ये आपको। चलिए जी, एक और पॉजिटिव पॉइंट देखा हमने। ठीक है, एक पॉजिटिव पॉइंट देखा यहाँ पे 9,000 करोड़ होना चाहिए। एक पॉजिटिव पॉइंट देखा जब हमने अर्निंग को कंपेयर किया। एक पॉजिटिव पॉइंट हमने मीडियम पी को देखा। ठीक है, सेल्स में कोई वो ज़्यादा कुछ वो नहीं आया है। कहीं ना कहीं जब सेल्स हाईएस्ट होती हैं, प्रॉफिट हाईएस्ट होता है, तो स्टॉक प्राइस को हाईएस्ट जाने से कोई नहीं रोक सकता। ये मार्केट की कहावत है, इस चीज़ को रट लो। बाकी देखो फंडामेंटल्स में मोटा मोटा हमने सब देख लिया है। उसके बाद ठीक है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो हमने देख लिया है। ठीक है, हमने रॉ मटेरियल का प्राइजेस वगैरह देख लिए थे, उसको डीप में हमने पता करा कि ऐसा क्यों हो रहा है, रॉ मटेरियल की वजह से हो रहा है। तो उसका मैंने आपको बता दिया कि उसका प्राइस जब स्टेबल होगा तो कंपनी ट्राई करेगी अपना प्रॉफिट 200 करोड़ करने का, क्योंकि जब भी अपने मार्जिन इंप्रूव करेगी ना, मार्जिन बढ़ाएगी, है ना, तो जब रो वो है, एक सेकंड में थोड़ा स्लिप हो गया। तो जो रॉ मटेरियल है, हाँ, जो रॉ मटेरियल जो है ना, उसका प्राइस जो है वो स्टेबल हो जाएगा। अभी बढ़ा है, क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो बढ़ा है। जब वो स्टेबल होएगा ना, तो ऐसा नहीं करेंगे ये, मतलब इंडिगो पेंट्स ऐसा नहीं करेंगे कि जो उसका प्राइस है वो कम कर देंगे। अभी इन्होंने प्राइस बढ़ा दिया होगा, इसलिए मतलब सेल्स में इंप्रूवमेंट नहीं आ रही 2025 वाले उसमें। बट ये लोग ऐसा नहीं करेंगे कि चलो क्रूड ऑयल का प्राइस कम हो गया, अब हम लोग अपना प्राइस भी कम कर देते हैं। लोग ऐसा नहीं करेंगे। जो एक साल इनकी ग्रोथ नहीं हुई ना, वो उसमें उधर से निकाल लेंगे नेक्स्ट ईयर से।
ठीक है, तो वो प्रॉफिट का एकदम से जंप मेरे हिसाब से दिखना चाहिए। तो ये एक प्लस पॉइंट की तरफ हमें कहीं ना कहीं शो कर रहा है, बट हम और भी चीज़ें चेक करेंगे, ये नहीं कि सिर्फ एक प्लस पॉइंट देखेंगे और शांत बैठ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाने से पहले मैं चाहूंगा कि मैं आपको टेक्निकल्स की ओर लेके जाऊं, तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न मैं आपको बाद के लिए बचा के रखूंगा, क्योंकि इसमें मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग सा शो करूंगा, और जो बंदा ये वीडियो एंड तक देखेगा वो सिर्फ उसी के लिए होगा, क्योंकि बहुत मजा आएगा एक चीज़ को देख के आपको। ठीक है, तो हम जा रहे हैं सीधा टेक्निकल्स की ओर। तो ये आ चुका है आपके सामने इंडिगो पेंट्स। अब देखो इस शेयर की पिटाई कितनी परसेंट हो गई है, पहले तुम ये देखेंगे। कहाँ पे यार इसका प्राइस अभी, ओके हाँ ठीक है, 67% ये ऊपर से टूट गया। अब रिटेलर की साइकोलॉजी क्या होती है मैं आपको पहले वो बताता हूँ। एक प्राइस एक प्राइस कह रहा हूँ सॉरी, एक शेयर अगर 5 साल में कोई रिटर्न नहीं देता, उल्टा मतलब जो लोगों ने लगाया वो और लिया उसने, ठीक है, तो रिटेलर्स ना डर जाते हैं। रिटेलर्स पता है क्या सोचते हैं, मान के चलो एक शेयर है 100 रुपये का, ठीक है, मैंने 100 रुपये पे खरीदा और मेरे को लगा ये अंडर वैल्यूड है और मैंने खरीद लिया, उसकी फेयर वैल्यू होनी चाहिए 150। जब वो शेयर 100 रुपये से अगर 300 रुपये पहुंच जाता है, मेरा पैसा 3 गुना कर देता है, तब मैं सोचूंगा उसको बेचने का, जो एक वैल्यू इन्वेस्टर करता है। रिटेलर क्या करेगा, 300 पे खरीदने का, वो सोचेगा 300 चला गया, अरे ये तो अब और ऊपर जाएगा, रिटेलर ये सोचेगा। वैल्यू इन्वेस्टर सोचेगा यार नहीं इसका प्राइस तो 200 होना चाहिए, 300 चला गया, इसको बेच के ना कुछ और मेरे को और कुछ मिल रहा है वो खरीद लेता हूँ। रिटेलर ऐसा नहीं करेंगे, वैल्यू इन्वेस्टर ऐसा करेंगे, तो प्लीज ऐसा बनो। मैं एक चीज आपको क्लियर करता हूँ, वेल्थ बनाना ना सबसे बोरिंग काम है, ठीक है। आप मतलब जो बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं आप उनसे बात कर लेना, वो भी यही चीज़ आपको बोलेंगे। वेल्थ बनाना बहुत ज़्यादा बोरिंग काम है, आपको खरीदने से पहले वेट करना है, खरीदते टाइम भी वेट करना है, और खरीदने के बाद भी वेट करना है। टोटल आपको टाइम निकालना है बस, कि आप पहले देखो इंडिगो पेंट्स है, मैं यहाँ पे खरीद लेता, आप एक सेकेंड, अगर मैं यहाँ पे खरीद लेता जल्दबाजी में तो मेरे को क्या मिलता, ये मिलता, कुछ नहीं मिलता। और अगर मैं यहाँ पे खरीद रहा हूँ और फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर ये यहाँ पे भी चला जाता है, तो इसके लिए भी मेरे को पेशेंस रखना पड़ेगा। अब आप एक चीज़ सोचो, अगर ये यहाँ पे चला जाता है और मैं इतने से मैं बेच देता हूँ और फिर उसके बाद ये यहाँ पे जाता है, तो फिर तब मैं सोचूंगा कि भाई ये क्या कर दिया। तो पेशेंस आपको रखना पड़ेगा खरीदने से पहले और खरीदने के बाद, ठीक है। इतना चीज़ समझ गए तो आप बहुत कुछ समझ गए, ठीक है। एज अ रिटेलर मेरी आपसे सबसे रिक्वेस्ट है, ऐसा मत करो। शेयर अच्छे से पढ़ो, कंपनी को अच्छे से पढ़ो, सिर्फ शेयर मत देखो, कंपनी देखो, कंपनी अच्छे से पढ़ो, जैसे मैं आपको अभी बता रहा हूँ। अब देखो अभी हम हिस्टोरिकल डाटा पे चलते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इनका आईपीओ आया होगा 2021 में। 2021 में अगर आपको याद होगा तो मार्केट अपने टॉप पे थी, मार्केट चढ़े ही जा रही है, कोरोना के बाद चढ़े जा रही है, चढ़े जा रही है, ऑल टाइम हाई, सबको रिटर्न मिल रहा है। तो इंडिगो पेंट्स वालों ने क्या कहा, क्या करा, कंपनी के जो मालिक हैं, कि भाई अभी ना वैल्यूएशन हम लोग बहुत बड़ी दे देते हैं, ताकि मतलब बिक तो जाएगा ही, लोग लोग खरीद तो लेंगे ही, क्योंकि सब पैसा डाल रहे हैं स्टॉक मार्केट में, तो लोग खरीद लेंगे। तो इन्होंने आईपीओ ला दिया, ठीक है। आईपीओ लोग तब लाते हैं जब मार्केट में पैसा पानी की तरह बहता है, इतना समझ लो, ठीक है। अब आईपीओ में जिसने खरीदा होगा ना उनकी लंका लग गई, क्योंकि कहाँ से कहाँ शेयर प्राइस है मैंने आपको दिखा दिया। आईपीओ में प्रॉफिट बुक करो और चुपचाप बैठ जाओ, ऐसा मत करो, होल्ड करना है, वो आपको उसकी वैल्यूएशन निकालनी पड़ेगी, वो सब चीज़ें बाकी, ठीक है। तो ये मैंने दिखा दिया कि कैसे ये लोग फंसाते हैं। एक और चीज़ दिखाता हूँ, अभी हिस्टोरिकल डेटा थोड़ा बाद में रीड करेंगे, चलो वो छोड़ो, मैं बाद में दिखा दूंगा वो चीज़, ठीक है। इसकी हिस्ट्री अब एक और चीज़ बोलती है कि ये इस प्राइस पे आया, ठीक है, और जब मार्केट ने अपने आप को रिकवर किया, क्या इन्वेस्टर इसमें इंटरेस्ट दिखाते, मैंने आपको बोला था ना स्टार्टिंग में कि हम ये चीज भी देखेंगे कि इन्वेस्टर इस पर्टिकुलर कंपनी में क्या अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं। जब कंपनी कह रहा हूं, जब मार्केट अपने आप को रिकवर करती है तो इन्वेस्टर बिल्कुल इसमें अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं। अब देखते हैं कितना परसेंट बढ़ा है, तब ये देखो लगभग 60% ऊपर गया। तो इससे मेरे को पता चल रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं इसको लाइक इंटरेस्ट दिखाते हैं, वो मतलब
इन्वेस्टर्स इसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं और कहीं ना कहीं इस प्राइस पे यहाँ पे आके कंसोलिडेट कर गया। कंसोलिडेट कर ही रहा था, मार्केट में फिर दिक्कत आ गई तो ये नीचे टूट गया। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ओके, बट एक चीज और, अब आप एक चीज सोचो, आईपीओ कब आया था इसका? 2021 में। एक सेकंड, कहाँ चला गया ये? 2021 में। 2021 में कंपनी क्या कमाती थी ये भी देख लेते हैं। 2021 में 71 करोड़। अब आप एक बात सोचो, इंटरेस्टिंग चीज है, देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। आईपीओ आया, आईपीओ आया उस टाइम इसकी वैल्यूएशन कहाँ चली गई? 15,000 करोड़ पे। कंपनी क्या कमा रही है? 71,000 करोड़। ठीक है, अब जो वैल्यू इन्वेस्टर होंगे ना, उन्होंने देख लिया होगा कि यार ये तो वैल्यूएशन कुछ ज्यादा ही मांग रहा है यार। मतलब कंपनी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कंपनी में, बट अगर गलत प्राइस पे लोगे ना तो आप हमेशा गलत जगह पे ही रहोगे। आपने देखा 2021 में ये कंपनी कमा रही है 71 करोड़। ठीक है, मानता हूं आगे भी ग्रोथ करेगी, बट वैल्यू बेकार है यार। वैल्यू कैसे बेकार पता चल रही है? 71 करोड़ कंपनी कमा रही है और वैल्यूएशन देखो कितनी मांग ली उस टाइम 2021 में। मतलब अब से 3 गुना, यानी 5,000 करोड़ का भी मार्केट कैप है, अब से 3 गुना लगा लो, 15,000 करोड़। 15,000 करोड़ पे मतलब आप समझ रहे हो, उस टाइम कंपनी ने आईपीओ लाया, रिटेलर को चिपका दिया। और रिटेलर को चिपकाया ये कैसे पता लग रहा है? आ जाओ वो भी दिखा देते हैं। हाँ जी, तो ये चीज देखो, 2000, एक सेकंड, 2022 21 में, हाँ, तो 21 में रिटेलर 32% बैठे हैं स्टॉक में। देखो प्रमोटर तो प्रमोटर है, उनको तो बेचना नहीं है अगर अच्छा प्रमोटर है। देखो ये प्रमोटर ने ना अपना माल बेचा नहीं, ये चीज शो करता है कि जब मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑल टाइम हाई पे था 15,000 करोड़। देखो प्रमोटर ना जो कंपनी का बाप है एक तरीके से, जो चला रहा है कंपनी, उसको पता होता है कि कंपनी की वैल्यू कब ओवर वैल्यूड है, कब अंडर वैल्यू, उसको पता होता है। जो कंपनी, देखो अगर मान लो मेरी कंपनी है तो मेरे को पता चल जाएगा ना कि यार मेरी कंपनी का शेयर प्राइस अब बहुत ज़्यादा डिमांड हो रहा है, तो उस टाइम पे प्रमोटर क्या सोचेगा? इसको बेच देता हूँ, थोड़ा सा थोड़ा मज़ा ले लेता हूँ, है ना, प्रॉफिट ले लेता हूँ। उस टाइम भी इन्होंने कुछ खास बेचा नहीं, बस आईपीओ के टाइम पे मज़ा ले लिया होगा, ओएफएस ला दिया होगा, ऑफर फॉर सेल, आईपीओ में। तो उस टाइम थोड़े शेयर बेच दिए होंगे, पर 54% के बाद इन्होंने नहीं बेचा, वो चीज़ अच्छी है, कोई बात नहीं। अगर इस टाइम ये लोग थोड़ी सेल करते ना तो मेरे को लगता कि यार प्रमोटर धांधली कर रहे हैं। धांधली भी नहीं बोलेंगे इस चीज़ में, बट हाँ, अ, मतलब गलत प्राइस पे पब्लिक को चिपका रहे हैं। उस टाइम पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एफआईज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो बाहर के फॉरेन के हेज फंड्स, म्यूचुअल फंड्स यही होते हैं, ठीक है, जो बाहर से पैसा आ रहा है इंडिया में। उन्होंने 10% लगा रखा है 2021 में, डीआईएस ने 3%, और एक सेकंड क्या हो गया यार, ये पब्लिक ने 32%। मतलब गलत वैल्यूएशन किसको चिपकाई? डीआईएस की बात मत करो, यहाँ पे 3% जो डीआईएस है इनको इतना दुख नहीं होगा, क्योंकि इनका ना मतलब टोटल पोर्टफोलियो का सिर्फ 1% डला हुआ है इसमें, तो इनको दुख नहीं होगा। दुख किसको होगा? पब्लिक को। पब्लिक को चिपका दिया। अब आप आगे देखो, जब कंपनी की अर्निंग बढ़ी, जब वैल्यूएशन सही होने लगी, तब पब्लिक डर गई है, क्योंकि पब्लिक होल्ड नहीं कर सकती। पब्लिक डरने के बाद ये देखो, 17% मान लेते हैं इसको। और ये जो इन्होंने बेचा है, खरीदा किसने है? डीआईएस ने। डीआईएस एकदम से आते हैं जादूगर की तरह, और डीआईएस पब्लिक को बोलते हैं कि भाई ये कंपनी ने 5 साल से ग्रोथ तो दिया नहीं है, तू एक काम कर, तू अपने शेयर मेरे को भेज दे। पब्लिक बोलती है बात तो तेरी सही है, आप सही कह रहा है भाई, तू ले ले शेयर। अब 2025 में, 25 मार्च में, क्वार्टरली चलते हैं यार, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे 2024 सितंबर से अ, जो 36% डीआईएस, 36% पब्लिक जो था, ठीक है, और डीआईएस कितने ज़्यादा बढ़ गए, 1% से 16% हो गए। ठीक है, क्योंकि डीआईएस को समझ में आ गया था कंपनी में ग्रोथ है, प्रॉफिट में ग्रोथ है, तो क्यों ना इस शेयर प्राइस को अपने अंदर धर लिया जाता है। अब एक एक चीज़ देखो, बॉटम बनाया 2023 मार्च में, ठीक है, और तब अर्निंग क्या थी? 2023 मार्च में ये देखो, 71 से लगभग डबल, इसने डबल कर लिया है। स्टॉक प्राइस पिट रहा है। स्टॉक प्राइस पता है, देखो स्टॉक प्राइस ना अपनी वैल्यू पे आ ही जाता है, और इसकी रियल वैल्यू आपको दिख रही होगी। रियल वैल्यू इस जोन में, इस जोन में रियल वैल्यू हमें कहीं ना कहीं दिख रही है। और यहाँ से बाइंग आए डीआईएस की। डीआईएस बोले यार कि अर्निंग बढ़ रही है, फ्यूचर में भी बढ़ेगी,
और पब्लिक से क्यों ना माल खरीद लिया जाए। जब खरीदना चालू हो गया ना डीआईएस, वहां पे इंटरेस्ट था। देखो डीआईएस जो ऐसे बंदे हैं ना, ये लोग अपने लाइक एक अकेला बंदा नहीं है उसमें, मतलब आप समझो बड़े फंड हाउस है भाई वो लोग, उनका मुकाबला रिटेलर्स नहीं कर सकते। उनमें बैठे हैं आईआईटीएंस, आईएम पास आउट, ये सब लोग बैठे हैं भाई उनमें, बड़ा बड़ा डाटा लेके और हाईली एजुकेटेड, जो कंपनी को डीपली पढ़ते हैं। हम तो ठीक है, हम भी अच्छे से पढ़ रहे हैं, बट वो लोग बहुत डीपली पढ़ते हैं, वो लोग सीधा मैनेजमेंट से बात करते हैं। ठीक है, आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। तो डीआईएस ने सीधा यहाँ पे क्या करा, बेवकूफ़ बनाया रिटेलर को और अपना जो वो है बढ़ा दिया। अब एक चीज़ सोचो, एक इंटरेस्टिंग चीज़, 71 करोड़, 44 करोड़, लगभग डबल हो गया प्रॉफिट। वैल्यूएशन कब की मांग रहा है ये? वैल्यूएशन लोएस्ट। ठीक है, 2023 में जो वैल्यूएशन थी, जो स्टॉक प्राइस था, ठीक है, वो आज भी वही है। ठीक है, स्टॉक प्राइस डबल हो गया। देखो रिटेलर एक चीज पूछते हैं कि यार प्रॉफिट कंपनी का डबल हो गया, शेयर प्राइस डबल क्यों नहीं हुआ? देखो कायदे के हिसाब से होना चाहिए ना, कि प्रॉफिट डबल हो गया तो शेयर प्राइस डबल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। बट अगर आप गलत प्राइस पे लोगे ना भाई, तो नहीं होगा वो डबल। क्योंकि स्टॉक प्राइस ना, देखो जब कोई खरीदेगा ही नहीं तो वो प्राइस बढ़ेगा कैसे? आपको ये चीज कृपया करके ये चीज समझो कि मैं मानता हूं कि अगर कंपनी प्रॉफिट करेगी तो शेयर प्राइस भी बढ़ेगा, उसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, अगर यहाँ पे छः छः गुना अगर मतलब कुछ साल में प्रॉफिट बढ़ गया तो स्टॉक प्राइस फट जाएगा, मेरे को पता है। बट अगर ऑलरेडी वो ओवर वैल्यूड है, तो प्रॉफिट कितना आ रहा है ना, आपको वो चीज़ समझनी पड़ेगी। ओवर वैल्यूड पहले से ही है, तो प्रॉफिट जितना बढ़ रहा है ना, वो लोगों ने पहले ही पे कर दिया उसके लिए, फ्यूचर प्रॉफिट्स के लिए। होपफुली आपको ये बात समझ में आ रही है। कभी भी किसी भी स्टॉक में एंटर करें, या तो आप ट्रेड लो, खरीदो बेचो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैल्यू इन्वेस्टिंग कर रहे हो ना लॉन्ग टर्म के लिए, तो वैल्यूएशन को निचोड़ो भाई जितना हो सके। ओके, तो देखो मैं सब एक वीडियो में नहीं समझा सकता, आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, पर फिर भी। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ देख ली, यहाँ पे हमने एक और चीज़ देख ली कि कहीं ना कहीं इस पॉइंट से जो है इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट दिखाते हैं इसमें। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। फिर मेरी बाइंग जो है वो कहीं ना कहीं मैंने यहाँ पे कर दी, और नीचे जाएगा मैं और खरीदूंगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, 20% और गिर जाए मैं खरीद लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऊपर से स्टॉक प्राइस यहाँ से यहाँ गिर चुका है, हमने कहीं ना कहीं मतलब 60 से 70% करीबन 67%, हमने हमारे एनालिसिस जो बोलते हैं इसकी फेयर प्राइस होनी चाहिए लगभग लगभग 9,000 करोड़, यानी कि 2,000 रुपये पे इसकी फेयर प्राइस होनी चाहिए, जो कि स्टॉक का होता है डबल। तो मैंने एनालिसिस किया कि मेरे हिसाब से अगर मार्केट ठीक रहती है, तो मेरे हिसाब से इसके फेयर प्राइस आने पे, जो कि 9,000 करोड़ से 10,000 करोड़ की वैल्यूएशन है, वो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं 2 या 3 साल में आ जानी चाहिए, या उसके कम टाइम में भी आ जानी चाहिए। उसके कम टाइम में भी आ जाती है तो मेरा तो प्रॉफिट ही है ना। ठीक है, एंड अगर जैसे कि मैंने आपको अभी उससे पहले ही बताया था कि इंडिगो पेंट्स के पास अपॉर्चुनिटी रहेगी जब मार्केट ठीक होएगा, अपॉर्चुनिटी रहेगी मार्केट ग्रैब करने की। जो एशियन पेंट्स ने जो एकदम से लॉस लॉस करा है ना, और सेल्स का डिक्लाइन किया है, वो इंडिगो पेंट्स वो कहीं ना कहीं ग्रैब कर सकता है। इंडिगो पेंट्स के पास ज़्यादा मार्केट है क्योंकि ये एक छोटी कंपनी है। ठीक है, अगर गलती से भी ये इंडिगो पेंट्स, जो कि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि नहीं करेगी, ठीक ठाक ग्रोथ करेगी बट एकदम से मैसिव ग्रोथ नहीं करेगी, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, बट अगर गलती से भी कर ली, तो ये स्टॉक प्राइस वो दिन दूर नहीं है जब ये स्टॉक प्राइस 15,000 करोड़ दोबारा मतलब वो वैल्यूएशन डिमांड करेगा, जो वो मेरे को पता है हो सकता है उसमें 5 साल लग जाए। बट अगर 5 साल में अगर स्टॉक प्राइस यहाँ से 3 गुना हो जाता है, तो उसमें बुरा क्या है भाई? वैल्यू इन्वेस्टर जो होते हैं वो ऐसे सोचते हैं कि 5 साल में क्या मेरे कैपिटल जो है 3 गुना कर सकता है शेयर, क्या मतलब 3 गुना से ज़्यादा भी हो गया तो कुछ मतलब क्या ही बोलूँ फिर तो भाई। होता क्या है कि जैसे कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि कैपिटल डबल तो ये 2-3 साल में करेगा, इन्वेस्टमेंट डबल, बट कभी कभार ऐसा भी होता है कि स्टॉक प्राइस उम्मीद से कुछ ज़्यादा ही चल जाए, मतलब प्रॉफिट उतनी मैसिवली बढ़ नहीं रहे हैं, वही प्रॉफिट की ग्रोथ आ रही है 15%, और स्टॉक एकदम से हमने देखा 20,000 करोड़ की वैल्यूएशन पे चला गया। ऐसा भी होता है, ओवर वैल्यूड हो जाता है। फिर ये सब मार्केट की साइकिल है, आपको साइकिल समझो, साइकिल का खेल मत बनो, साइकिल समझो। ठीक है, साइकिल ऐसे ऐसे मार्केट में चलती है, जब साइकिल का पहिया नीचे आए खरीद लो, ऊपर जाए बेच दो। ये नहीं बेचना है, अच्छे प्राइस पे ले लिए, कंपनी पे विश्वास है, बैठे रहो। या फिर मैं पर्सनली कब बेचता हूँ कोई भी शेयर, जब मेरे को लगता है एक तो हाईली ओवर वैल्यूड है, एट द सेम टाइम मेरे को कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो मैं वहां से निकालूंगा, यहाँ पे डाल दूंगा। ठीक है,
होपफुली आपको इस वीडियो में बहुत कुछ समझ में आया होगा एंड मैंने पूरी कोशिश करी आपको बहुत कुछ समझाने की। एंड एक चीज़ फिर मैंने और ट्रेस करी इस चीज़ में, जो कि मैंने आपको बोला था बाद में बताएंगे। ठीक है, तो मैंने DIs FIs के बारे में आप लोग को बात कर दी थी कि क्या क्या चीज़ें हैं। फिर क्या हुआ, मैंने और थोड़ी सी इसमें डीप रिसर्च करी, फिर मैंने देखा कि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, क्या बड़ा नाम इसमें शामिल है। आप ये देखो, एक एक चीज़ और सिखाता हूँ मैं आपको। ब्लॉक डील्स, यहाँ पे खेल आता है ब्लॉक डील्स का। ब्लॉक डील्स क्या होती है? अब ब्लॉक डील्स वो डील होती है जो ओपन मार्केट के अलावा जो डील होती है ना, आप ये समझो सिंपल भाषा में। ओपन मार्केट मतलब कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड ने इसमें 150 करोड़ की बाइंग करी। वो एक दिन में कैसे कर ली भाई? एक दिन में इतना बड़ा वॉल्यूम तो आएगा नहीं, एक दिन में स्टॉक प्राइस फट जाएगा। इसीलिए अ, इन लोगों को एक स्पेशल विंडो दी गई है, वो ब्लॉक डील्स में आती है। एक स्पेशल विंडो मान लो। इसमें क्या करते हैं ये लोग, मैं बताता हूँ। कोटक महिंद्रा को इनका शेयर खरीदना है, बेचने वाला अवेलेबल है, तो ये डायरेक्ट उससे खरीदेंगे वो स्पेशल विंडो में। ठीक है, इससे इनका जो प्राइस है वो अफेक्ट नहीं करेगा। और इन्होंने पैसे कितने पैसे की बाइंग करी, आप इंटू करके देख लो। 146 कह रहा हूँ, सॉरी, 1046 इंटू क्वान्टिटी, लगभग मेरे हिसाब से आएगा 144 करोड़ के आसपास। तो 144 करोड़ की इन्होंने बाइंग करी है। कुछ तो सोचा होगा। एक तो हमारे एनालिसिस अलग, एक म्यूचुअल फंड जो खरीद रहा है वो अलग। तो ये लोग तो कुछ सोच रहे होंगे, एक हमारा एनालिसिस अलग चीज शो कर रही है, वो अच्छी बात है। पर जो म्यूचुअल फंड, कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड जो है वो भी खरीद रहा है। वो क्यों खरीद रहा है, समझे? तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। और तो ऐसे मतलब ये चीज़ें ना ध्यान रखा करो। अगर आप एक वैल्यू इन्वेस्टर हो तो ये सब चीज़ें आपकी देखने की है। अगर मैं ट्रेड करता हूँ ना, मैं ट्रेड भी करता हूँ, आप जो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, मैं वहाँ पे अपडेट करता रहता हूँ जो भी चीज़ें हैं। तो मैं ट्रेड करता हूँ तो मैं इतना डीपली नहीं जाता हूँ, बट मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए रख रहा हूँ तो मेरे को डीपली जाना पड़ेगा। तो कोटक महिंद्रा ने खरीदा है इसको, वो प्राइस मैंने आपको दिखा दिया। तो वो ब्लॉक डील हुई है, वहाँ पे मैंने ब्लॉक डील आपको बता दी क्या हो गई, क्या होती है। होपफुली आपको बहुत चीज़ें आज की वीडियो में समझ में आई होंगी। मैंने पूरी कोशिश करी आपको बहुत कुछ चीज़ें समझाने की। और आज मेरे साथ एक मजाक की बात क्या हुई, मैंने इससे पहले आई थिंक 40 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी खाना खाने से पहले, और फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। जिस फ़ोन से ये रिकॉर्ड हो रही है वो फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। और मैं बोले जा रहा हूँ, बाद में रिकॉर्डिंग के बाद मैंने देखा फ़ोन स्विच ऑफ है, तो मेरे को बहुत बुरा लगा। बट होपफुली इस बार वीडियो कंप्लीट पूरी तरीके से बन जाए। एंड आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है, आप अप्रिशिएट करने के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हो। आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, वीडियो दोबारा देखना। मैंने जैसे कि आपको बोला था, ज़रूरी नहीं है देखो कि एक बार में चीज़ें समझ में आ जाए। मेरे को तो बिल्कुल नहीं आती है एक बार में चीज़ें समझ में। मैं दोबारा चीज़ों को करता हूँ तो मेरे को चीज़ें समझ में आती हैं। तो ज़रूरी नहीं है आपको एक बार में चीज़ें समझ में आ जाए। एक चीज़ हमेशा याद रखना, पब्लिक को प्रमोटर, DIs FIs मिलके पागल बनाते हैं। और पब्लिक से वो जो महंगे में माल खरीदा है ना, मतलब पब्लिक ने जो महंगे में माल खरीदा है वो लोग सस्ते में खरीद लेते हैं। वो साफ दिख रहा है भाई, मैं कहानी नहीं बना रहा, तुम देख लो। ये देखो, 36% थे, ये 15% बचे हैं। कुछ टाइम में ये 10 भी हो जाएंगे। वो जब 10 होगा, जब स्टॉक प्राइस फट जाएगा। ऐसा ही होता है। विश्वास नहीं होता क्या? तुम एक सेकंड रुक जाओ। बड़ी कंपनी देखो, जब कोई कंपनी बड़ी बनती है ना, बड़ी बनने से पहले ना ये लोग जो बड़े बड़े प्लेयर है ना, ये लोग उस कंपनी को खरीद लेते हैं। इन्वेस्टर्स में जाओ, देखो 4%। रिटेलर 4% क्यों है इसमें? क्योंकि भाई ये जो प्लेयर्स है ना, एनालिसिस करके डाटा वाटा से अपना सब कुछ पहले ही कंपनी को अपने जेब के अंदर धर लेते हैं। और पब्लिक को क्या देते हैं? कुछ भी नहीं देते हैं। और रिटेलर्स डर भी जाते हैं। एशियन पेंट में कितना, एक बार वो भी चेक कर लेते हैं। हालांकि कोई मतलब नहीं उस चीज़ का। पब्लिक देखो भाई 14% बैठी हुई है। और DIs देखो आप भाई, DIs 8% से 20%, लगभग 21%। और प्रमोटर तो इसमें भी वही है। ठीक है, तो होपफुली आपको आज की वीडियो में बहुत कुछ समझ में आया होगा। मैंने एक तो आपको IPO का भी एक्सप्लेन किया कि IPO कैसे चिपका देती है कंपनियां रिटेलर्स को महंगे वैल्यूएशन पे, और बाद में स्टॉक प्राइस पिट जाता है, फेयर वैल्यू पे आ जाता है। फिर रिटेलर डर जाते हैं कि यार बेच ही देता हूँ, या उनको पैसों की ज़रूरत आ जाती है तो वो बेच देते हैं। मतलब ऐसा करके जो भी होता होगा बेच देते हैं बाद में। और ऐसी चीज़ें चलती हैं। कृपया करके ऐसी चीज़ों का पार्ट ना बने। अगर आप मेरे को देख रहे हो फिर भी ऐसी चीज़ों का पार्ट बन रहे हो तो कोई मतलब नहीं है भाई मेरे को देखने का। ठीक है, तो होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप लाइक कर सकते हो। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि
वो आपके बेनिफिट है भाई, अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो, नहीं करना है तो आप, वैसे कोई वो नहीं है। बट आपको यार लाइक करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो के लिए बहुत मेहनत करी है और मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को एक बंदा देख रहा है तो वो कुछ सीख के जाए। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो, अपनी फैमिली का ख्याल रखो, अपनी कैपिटल का ख्याल रखो। बाय बाय।